इमरजेंसी, आपातकाल आखिर क्या होता है? क्योंकि अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और देखिए 25 जून वही तारीख है जब 25 जून 1975 को हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। और आप देखिए इंदिरा गांधी की उस समय को लेकर और उस राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर आलोचना भी की जाती है। तो आखिर ये राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये होता क्या है? इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक सामान्य जानकारी देखेंगे कि आपातकाल होता क्या है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसे भी देखेंगे। और भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार हैं, कितने तरह का होता है, उसे भी देखेंगे। और आप देखेंगे कि भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के क्या प्रभाव थे, उसे भी हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सामान्य जानकारी मालूम होनी चाहिए। अगर हम लोग आपातकाल की बात करें कि आपातकाल क्या है, तो यह किसी देश के संविधान या फिर कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है और जो सरकार को असाधारण स्थितियों जैसे युद्ध हो गया, विद्रोह हो गया, अन्य संकटों जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या फिर संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आप लोग संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। ये भी डायरेक्ट ही वनडे एग्जाम में पूछ लेगा। ये आप देखिए अनुच्छेद 352 को आप लोग पढ़ेंगे तो ये आपातकाल की घोषणा की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की। अनुच्छेद 353 को पढ़ेंगे तो आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 354 आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों के अनुप्रयोग की बात करता है। अनुच्छेद 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। अनुच्छेद 356 को पढ़ेंगे तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की। अनुच्छेद 357 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग की बात करता है। अनुच्छेद 358 कहता है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन की बात की गई है। अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 में द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन की बात की गई है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान है और अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया और ना लगाया जाना चाहिए। अभिप्राय देखें तो ये प्रावधान आमतौर पर कार्यकारी शाखा को मानक विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने, कुछ अधिकारों स्वतंत्रताओं को सीमित करने तथा ऐसी नीतियों को लागू करने का अस्थायी अधिकार देते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है। भारतीय संविधान में आपातकाल के क्या प्रकार क्या है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल को देखिए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट हो कि देश या फिर उसके किसी हिस्से की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण, बाहरी आपातकाल या फिर सशक्त विद्रोह आंतरिक आपातकाल के से खतरे में है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर अब आप देखेंगे सशक्त विद्रोह ने स्थान ले लिया है, शब्द जोड़ दिया गया आंतरिक अशांति की जगह। और घोषणाबद्ध कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है। 20-21 को छोड़कर अवधि और संसदीय अनुमोदन की बात करें तो आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि में से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और तथापि यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा को बिना अनुमोदन के भंग कर दिया गया हो तो उक्त घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने उसे अनुमोदित कर दिया हो। और आप देखिए यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
आपातकाल की घोषणा या फिर इसे जारी रखने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इस उद्घोषणा का निरसन तो आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद में एक उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के लिए अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर दे तो आपातकाल को हटाना ही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रयोज्यता तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत में एक विशिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया। और 42वें संविधान संशोधन को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा तो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 इसने 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया था, जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की क्षमता बहाल हो गई थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो 38वां संविधान संशोधन हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। जो 44वां संविधान संशोधन था उस समय सत्ता से बाहर हो चुकी थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने जो बदलाव किया था ना उसे आप देखते हैं कि रद्द कर दिया था किसने, जो नई सरकार आई थी। मिनर्वा मिल्स केस 1980 का इसने क्या कहा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या फिर यदि घोषणा बाहरी या फिर अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की, तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि 324 की बात हुई है, 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। राज्य आपातकाल या फिर जिसे आप लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू करने के कई उदाहरण है। महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इसे अल्प अवधि के लिए लगाया गया था, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही नई सरकार का गठन हो गया था। उत्तराखंड में 2020 में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से जुड़े राजनीतिक संकट के कारण इसे भी इसी तरह छोटी अवधि के लिए लगाया गया था। उत्तर प्रदेश में 1991-92 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद की राजनीतिक अस्थिरता के बाद लगाया गया था। पंजाब में 1987 से 1992 तक उग्रवाद और आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। न्यायिक समीक्षा का दायरा तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संबंध में एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 और रामेश्वरम प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 जैसे विभिन्न मामलों में दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 में क्या कहा गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसने स्थापित किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए तथा अप्रासंगिक या बाहरी आधारों पर आधारित उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है। राज्य विधानसभा को संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी दिए जाने के बाद ही भंग किया जाना चाहिए, तब तक राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित कर सकता है। और इसने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त शक्ति असाधारण है और इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत सिफारिश तो ये पुंछी आयोग, ये सब याद रखा करिएगा, आंसर राइटिंग में भी इनका उपयोग कर लेते हैं आप लोग। इसने अनुच्छेद 355 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को स्थानीय बनाने की सिफारिश की है, जिसके तहत पूरे राज्य के बजाय केवल एक जिले पे या फिर जिले के कुछ हिस्सों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे आपातकालीन प्रावधान 3 महीने से अधिक समय तक नहीं चलने चाहिए। सरकारी आयोग, इसने क्या कहा, अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विघटन को रोकने या फिर सुधारने के लिए अंतिम उपाय है। इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक विद्रोह, भौतिक टूट-फूट या तथा केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ही किया जा सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट एक भाषण दस्तावेज होनी चाहिए और इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल को विधानसभा को भंग किए बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश करनी चाहिए। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है।
यदि वह इस बात से संतुष्ट हों कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या फिर ऋण को खतरा है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सहित सिविल सेवाओं में कार्यरत सभी या फिर किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्ते में कटौती का निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और उनके कुशल प्रबंधन के लिए निर्देश देने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि अनुमोदित नहीं किया जाता तो उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हालांकि ऐसी किसी भी उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है अथवा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अन्य 2 प्रकार की आपात स्थितियों की फिर भी भारत में वर्तमान तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? अब तक 3 बार हो चुकी है। भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, वर्ष 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान बाह्य आक्रमण के कारण घोषित किया गया था। ये आप देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। फिर आप देखिए भारत पाक युद्ध 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। ये आप देखिए, पाकिस्तान है, लद्दाख को, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और वर्ष 1975 से 1977 तक तीसरा एवं सर्वाधिक विवादास्पद राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 में घोषित किया गया था, जिसका मुख्य कारण आंतरिक राजनीतिक अशांति के बीच आंतरिक अशांति थी। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन देखा गया था। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसे लगाया था। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के क्या प्रभाव थे? तो संवैधानिक परिवर्तन। भारतीय संविधान का 39वां अधिनियम 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति उत्तर में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया था और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें निम्नलिखित को शामिल करके केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि की और राज्यों में आप देखिए सशक्त बलों की तैनाती की अनुमति देकर तथा आपातकाल के दौरान राज्यों के कानूनों को दरकिनार करके केंद्र सरकार का नियंत्रण में वृद्धि की गई थी। कानूनों एवं संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को सीमित किया और जिससे वे न्यूनतम जवाबदेही सुनिश्चित की गई। संसद तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल में वृद्धि की गई। राष्ट्र विरोधी व्यवहार के मामलों में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले नियमों को स्वीकार किया गया। संविधान का आप देखते हैं कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978, इसने 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उत्पन्न असंतुलन को सुव्यवस्थित करने तथा मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल करने का प्रयास किया गया और प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं। इसमें आप देखिए अधिकारों के निलंबन को सीमित करना, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी आपात की स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सुदृढ़ किया गया। आपातकाल, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। और आपातकाल ने तानाशाही के विरुद्ध वैक्सीन का कार्य किया। तो लोकतांत्रिक मूल्यों तथा अनैतिक कार्यकारी प्राधिकार के खतरों पर आप देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में वर्ष 1975 से 1977 तक लागू आपातकाल है। यह मान्यता संकट के समय प्रधानमंत्री की शक्ति पर प्रतिबंध लागू करके लोकतांत्रिक प्रणालियों में वृद्धि के प्रयासों को प्रेरित कर सकती है। आपातकाल ने भारत की लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर किया। आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम मिसा तथा भारत रक्षा नियम के तहत लोगों पर अत्याचार किया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी को उजागर किया गया तथा नेतृत्व के प्रति निराशा में वृद्धि हुई। और आप देखिए इसी कारण तो इंदिरा गांधी को जो 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था उसमें बहुत बुरी तरह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। और लालू प्रसाद यादव जब मिसा कानून के तहत जेल में बंद थे तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम रख दिया था, मिसा भारती है ना उनकी बेटी। इसी कारण अधिकारों के प्रति मुखरता, तो मीडिया पर कठोर नियंत्रण द्वारा असहमति को दबा दिया गया। साथ ही सूचना तक पहुंच सीमित कर दी गई, जिसके कारण जमीनी स्तर पर आंदोलन तथा भूमिगत प्रेस का उदय हुआ जो सरकार के कथन को चुनौती दे रहे थे और साथ ही मानवाधिकारों की वकालत भी कर रहे थे। जैसे गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले युवाओं के नेतृत्व वाला
आंदोलन था। बिहार में जयप्रकाश नारायण द्वारा आंदोलन, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों की वकालत हेतु एक आंदोलन था ये। और आप देखेंगे जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल सरकारी नीतियों के विरुद्ध श्रमिक एकजुटता तथा असंतोष का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था ये। और आप देखिए न्यायिक सक्रियता की बढ़ती भूमिका, तो आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे आपातकाल के दौरान न्यायिक सक्रियता की अस्थिर भूमिका प्रकाश में आई और एडीएम जबलपुर मामले में अधिकारों के हनन के संबंध में चिंता व्यक्त की गई, किंतु बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और मेनका गांधी मामले जैसे मामलों में किए गए निर्णयों ने में मूल अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता, ये आप देखेंगे कि प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई और जिससे भारत में न्यायिक समीक्षा की एक अधिक सुदृढ़ प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय किया गया और इसमें यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जीवन के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस निर्णय से आप देखिए मूल अधिकारों की रक्षा प्रभावित हुई है और जिससे जनाक्रोश हुआ और सरकार पर न्यायिक समीक्षा के अतिक्रमण का आरोप भी लगाया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं, तो आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों द्वारा दायर की गई इन याचिकाओं में सरकार की कार्रवाइयों को चुनौती दी गई और इससे एक अधिक सशक्त न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया को की ओर बदलाव का संकेत मिला। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 का मामला है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया और जिसने राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय के दौरान भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उजागर किया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामला, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एडीएम जबलपुर मामले में लिए गए निर्णय को खारिज कर दिया और मूल अधिकारों की प्रधानता की पुनः पुष्टि की तथा आपातकाल के दौरान इनको निलंबन करने की शक्ति को सीमित कर दिया और इससे अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम मिला और यह अभी निर्धारित किया गया कि जीवन का अधिकार मात्र एक दैहिक अधिकार नहीं है, अपितु इसका दायरा गरिमा के साथ जीने के अधिकार तक प्रस्तावित होता है। और राजनीतिक दलों के रूख में बदलाव, तो आपातकाल के परिणाम स्वरूप पूर्व में पृथक रहे विपक्षी दल एकजुट हुए और इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष कितना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का महत्व समझा, भविष्य में इसी प्रकार की रणनीति का प्रयोग करने के प्रति सतर्क भी हो गए हैं। और जब आप देखते हैं कि सभी विपक्ष के नेता मिलकर चुनाव लड़े तो इंदिरा गांधी को अपनी सीट गंवानी पड़ी और कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बाद में आप देखिए इसके लिए इंदिरा गांधी ने माफी भी मांगी, फिर आप देखते हैं कि देश की जनता ने माफ कर दिया और भारी बहुमत दिया उन्हें। तो यही कहानी है आपातकाल की। एक सामान्य जानकारी इस तरह के टॉपिक पर जरूर रखा करिएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।